पिछले पार्ट में हमने देखा कि एल वापस से जिंदा हो जाता है और वो मेज लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कैंग और प्रिस्टेज दोनों मिलकर एल के साथ फाइट करने लगते हैं। तब एल को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने चेस्ट से बॉस डंजन के ओर को निकाल कर तोड़ देता है। इसकी वजह से वो डंजन धीरे धीरे कर टूट कर जमीन पर गिरने लगता है। और इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग और वो प्रिस्टेज दोनों एल को देख रहे होते हैं और ऊपर से छत की दीवारें टूटकर जमीन पर गिर रही होती है। तो कैंग जल्दी से चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो सभी लोग यहीं पर खत्म हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर आसपास के खंभे भी धीरे धीरे कर टूटने लगते हैं। इधर हम एल को देखते हैं जो कि अपने लॉर्ड की पावर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपने हाथ ऊपर कर कहने लगता है, हे लॉर्ड, मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन तभी छत से एक बहुत बड़ा पत्थर टूटकर उसके सर पर गिरता है और एल का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि कैंग और वो प्रिस्टेज दोनों मिलकर तेजी से उस मैजिक फॉर्मेशन की ओर जा रहे होते हैं और उसके अंदर उनके बाकी साथी बैठे हुए होते हैं। तो वो मोंग लड़का कहने लगता है, मैंने इसको हील तो कर दिया है लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से सही स्थिति में नहीं आई है। और हम देखते हैं कि वो मेज लड़की कांप रही होती है और कहने लगती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इस मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिव नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं बची है। तो कैंग उस मेज लड़की के पास जाते हुए सोचने लगता है, उसने हमें आखिरकार पकड़ ही लिया क्योंकि अब ये अपने मानव फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वो अपने आप को खत्म करके भी हम सबको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार कर गया है और अब हम सारे खत्म होने वाले। इधर वो डंजन लगातार टूटकर जमीन पर गिर रहा होता है। तो मोंक लड़का कहने लगता है, डैम इट, यहाँ सिर्फ एक मेज ही है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है, लेकिन अभी तो ये भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसका मतलब तो ये है कि आज हम सारे के सारे यहीं पर मर जाएंगे। इधर वो मेज लड़की रोते हुए कहने लगती है, हम फिनिश हो गए और हमारे पास तो कोई टेलीपोर्टेशन स्क्रोल्स भी नहीं है जिनकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल पाए। और इधर हम कैंग को देखते हैं जो बड़ी ही गौर से एक और देखे जा रहा होता है और वो सुरई के द्वारा बनाए गए मैजिक सर्कल को देख रहा होता है और सोचने लगता है, वैसे तो सुरई ने अपने मैजिक सर्किट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसकी मदद से हम इसे एक्टिव कर पाए। और अगर हमारे पास ऐसा कोई फ्यूल होता तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते थे। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक रास्ता है। और फिर वो टीना को बोलने लगता है, टीना, ये तुम्हें करना होगा। तो ये सुनकर टीना भी कहने लगती है, क्या मैं? और इधर कैंग सोच रहा होता है, ये अच्छी तरह से जानती है कि किसी मैजिक सर्किल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि इससे पहले जब हमारे ऊपर वो मैजिक सर्किल का अटैक हुआ था तब इसी ने देखकर पता लगाया था कि ये एक शील्डिंग मैजिक सर्कल है और इसकी शील्ड टूट चुकी है। और वैसे देखा जाए तो इसका अपने मैजिक के ऊपर अच्छा कंट्रोल है जिसकी वजह से ये एक मैजिक श्राउड को भी बना सकती है। और इसे देखकर मुझे पक्का विश्वास है कि ये एक स्वॉर्डमैन से ज्यादा अच्छी मेज है। पर इधर हम टीना को देखते हैं जो कि कह रही होती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कोई भी मैजिक के बारे में नहीं पता है, मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, ना कि एक मेज। और तभी उसके पीछे से एक पत्थर टूटकर जमीन पर गिरने लगता है और वो पत्थर जस्ट टीना के पीछे आकर गिरता है जिसकी वजह से टीना अपना संतुलन खो देती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। तो कैंग उससे कहने लगता है, टीना, हमारे पास वेस्ट करने के लिए और टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। मैं तुमसे ये सिर्फ लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम हमारी हेल्प करोगी या नहीं? क्योंकि अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगी तो यहाँ पर मौजूद हर कोई मारा जाएगा। ये सुनकर टीना भी थोड़ी सीरियस हो जाती है और कहने लगती है, हो सकता है कि मैं कोई मिस्टेक कर दूं, लेकिन फिर भी मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये करूंगी। ये सुनकर कैंग भी खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ठीक है, फिर अब हम इसे शुरू करते हैं। और वो सभी लोग उस मैजिक सर्किल के अंदर आ जाते हैं। तो कैंग कहने लगता है, वैसे सुरई ने जो मैजिक सर्कल को ड्रॉ किया है वो एक ट्रिनिटी मैजिक सर्कल है। ये एक मल्टी मेंबर मैजिक सर्किट है जिसकी अच्छी तरह से चलाने के लिए 2 आदमियों की जरूरत पड़ती है कास्ट करने के लिए। अगर ये सब कुछ सुरई को करना होता तो वो अपने क्लोन स्पेल का यूज कर इसे कर सकती थी, लेकिन इस वक्त ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए अब ये मुझे ही करना होगा। और हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से एक बड़ी वो माना पोशन की बोतल को बाहर निकालता है जो कि एल ने कैंग को दी होती है, लेकिन कैंग ने उसे नहीं पिया होता। फिर
कैंग उस लार्ज माना पोशन को एब्जॉर्ब कर कर वहां स्प्रे करने लगता है और कहने लगता है मुझे ये करना ही होगा। और हम देखते हैं कि उसका ऐसा करने की वजह से वहां पे मैजिक सर्कल एक्टिव होने लगता है और कैंग कहने लगता है ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां की छत तेजी से नीचे जमीन पर गिरने लगती है। इधर टीना भी अपनी मैजिक पावर की मदद से पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन कैंग भी तेजी से अपनी मैजिक को उस मैजिक सर्किल के अंदर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पर तेजी से वो मैजिक सर्किल एक्टिव हो जाता है। तभी कैंग देखता है कि छत से बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने ही वाले होते हैं और जब कैंग आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो किसी दूसरी जगह पर आ गया है। कैंग के साथ साथ उसके बाकी साथी भी वहां पर टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। तो कैंग चारों ओर देखने लगता है। वो एक रूम होता है जहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई होती है। तो कैंग कहने लगता है आखिरकार हम किस जगह पर आ गए हैं। इधर हम उस मेज लड़की को देखते हैं जो कि तेजी से उछलते हुए खुशियां मना रही होती है और कह रही होती है सक्सेस, हमने आखिरकार कर ही दिया। कैंग उसे रोकते हुए कहने लगता है सुरई आखिरकार हम किस जगह पर है। तो वो मेज लड़की बताने लगती है हम एजूल के वेस्टर्न इलाके में है, यहाँ पे मेरे बहुत सारे साथी रहते हैं, द क्रिम्सन मैजिक टावर। और हम देखते हैं कि वो एक मैजिक टावर होता है जिसके चारों ओर मैजिक क्रिस्टल हवा में लटक रहे होते हैं। तो कैंग कहने लगता है अगर ये क्रिम्सन मैजिक टावर है तो इसका मतलब ये है कि हम अभी कमार में हैं। ये सुनकर किम चौंकते हुए कहने लगता है क्या कमार, ये तो बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों की जगह है। और फिर हमें बताया जाता है कमार जो कि लेक के ऊपर बनी हुई सिटी है और ये वेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा सेफ सिटी है क्योंकि यहाँ पर क्रिम्सन मैजिक टावर है। इसी वजह से यहाँ पर रिच नोबल्स और मेज बहुत ही ज्यादा मात्रा में आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर आराम से मटेरियल्स और बुक्स को रिसर्च किया जा सकता है। तो कैंग अपने चारों ओर देखते हुए कहने लगता है मैं आज तक कभी भी किसी मैजिक टावर में नहीं आया हूँ। तभी वो सामने गेट की ओर देखता है क्योंकि उस गेट के पीछे से कुछ लोगों के आने की आवाजें आ रही होती हैं और उनमें से कोई कह रहा होता है रिटर्न कोऑर्डिनेट्स अभी एक्टिव हुए हैं, हमें जल्दी जाकर वहां पर चेक करना चाहिए। आखिरकार वो है कौन जो इस टाइम पर मैजिक सर्कल को एक्टिव कर रहा है। और हम देखते हैं कि उस मैजिक टावर के कुछ लोग आकर वहां पर गेट खोलते हैं और सामने वो देखकर चौंक जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं सुरई, ये तो सुरई है। तो उनमें से आई हुई एक लड़की पीछे घूमकर अपने प्रोफेसर को बोलने लगती है प्रोफेसर यहाँ पर सुरई आई है। तो कैंग सुरई से कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये लोग तुझे जानते हैं। तो वो हंसते हुए कहने लगती है हाँ वैसे मुझे ये लोग जानते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उस दरवाजे से कोई तेजी से अंदर आता है और अपने स्टाफ से सुरई के सर पर मारता है। चिल्लाते हुए कहने लगता है तू रास्कल, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की। तो इधर हम उस मेज लड़की को देखते हैं जो कि चोट लगने की वजह से चिल्ला रही होती है और कहने लगती है रुको एक मिनट तो रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो प्रोफेसर कहने लगता है तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे शांत हो जाऊंगा, मुझे सीधे सीधे बता आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो मेज लड़की कहने लगती है अगर तुम मुझे ऐसे ही मारते रहे तो तुम्हारा स्टाफ टूट जाएगा, इसीलिए तुम्हें शांति से मेरी बातें सुननी चाहिए। और फिर वो मेज लड़की उस प्रोफेसर को सब कुछ बता देती है जिसके वजह से वो प्रोफेसर बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहने लगता है ओह तो तुम लोग सभी रैलिक डंजन से स्केप होकर आए हो। और हमें पता चलता है कि वो आदमी क्रिम्सन मैजिक टावर का मैनेजर होता है। फिर वो मैनेजर पीछे घूमते हुए सुरई की ओर देखकर कहने लगता है तू यहाँ से चली गई थी और बोलकर गई थी कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगी और मैं इस क्वाइट बोरिंग मेज वाले काम को नहीं कर सकती, लेकिन देखो तुम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जिंदा बचकर वापस आई हो। और फिर वो कैंग की ओर घूमकर देखते हुए कहने लगता है वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो इसे यहाँ पर लेकर आए हो। तो कैंग कहने लगता है मैंने तो बस वही किया जो सही था। इधर हम उन बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उन डेड बॉडीज को संभाल रहे होते हैं और कहने लगते हैं ठीक है फिर इन सब चीजों को हम देख लेंगे, तुम यहाँ पर गेस्ट रूम को ले सकते हो और आज रात आराम कर सकते हो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गेस्ट रूम के अंदर सारे के सारे मेंबर सो रहे होते हैं और इधर हम कैंग को देखते हैं इसे किसी वजह से नींद नहीं आ रही होती और वो अपने मन में सोच रहा होता है सच में मुझे आज नींद नहीं आ रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ी देर वॉक कर लेनी चाहिए। और ये सोचते हुए वो अपने रूम से बाहर निकलकर वहाँ घूमने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वो किसी को देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा लेट टाइम है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।